Assalamu alaikum students. In this video we will discuss chapter 5 which is regarding bookkeeping and audit proceedings. Dear students, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 को इसके सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स जो हैं इस लॉ के वो डिस्कस कर चुके हैं सेल्स एक्ट के। तो चैप्टर 5 स्टार्ट होता है सेक्शन 30 से, जो कि है इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइसेस। जो टैक्स इनवॉइसेस हैं उनके बारे में ये सेक्शन है। इसका सब सेक्शन 1 है जी, अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग अ टैक्सेबल सर्विस शैल इशू अ नंबर्ड एंड डेटेड टैक्स इनवॉइस कंटेनिंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। पहली बात तो उन्होंने ये बताई है कि ये जो भी बंदा टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक इनवॉइस इशू करेगा, ठीक है, एक बिल इशू करेगा और उस इनवॉइस के ऊपर 2 चीज़ें मेंशन होंगी। टॉप पे एक तो इनवॉइस नंबर मेंशन होगा और दूसरा डेट, जिस डेट को इनवॉइस इशू की गई वो वाली डेट उसके ऊपर मेंशन होगी, ठीक है। इन 2 चीज़ों के अलावा और क्या होगा? नंबर क्लास 1 है नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस दे रहा है टैक्सेबल सर्विस, उसका नाम, उसका एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा। क्लॉज बी है नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एनी ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट। जो बंदा सर्विस ले रहा है उसका भी नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उसका है तो वो भी इनवॉइस के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद क्लास सी है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस आर सर्विसेज। वो जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसकी थोड़ी सी डिटेल, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगी। उसके बाद वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्स। जो सर्विस के जितने चार्जेस हैं, जितनी अमाउंट है टैक्स के बगैर, वो भी उस इनवॉइस के ऊपर लिखी होगी। फॉर एग्जांपल जो टैक्सेबल सर्विस है वो 1 लाख रुपए की है, तो टैक्स जो है वो 1 लाख के ऊपर कितना होता है? 16। अगर 16% हो, 16% तो 16,000 बनेगा। तो इस तरह क्या है कि उस टैक्स के बगैर जो 16,000 बनता है टैक्स, उसके बगैर 1 लाख रुपए जो अमाउंट है वो भी उस सर्विस की, वो भी उस इनवॉइस के ऊपर लिखी होगी। उसके बाद क्लास ई है अमाउंट ऑफ द टैक्स, के 16% कितना बनता है, कितनी अमाउंट बनती है, वो 16,000 बनती है, वो नीचे लिखा होगा। ऊपर ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख, नीचे जो है वो टैक्स अमाउंट 16,000। उसके बाद वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स। फिर क्या करना है? इन दोनों को जमा कर देना है, इंक्लूड कर देना है, इंक्लूसिव कर देना है और फिर जो एट द एंड 1,16,000 रुपये अमाउंट बनेगी वो भी लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो एक इनवॉइस के ऊपर होनी चाहिए, आपने याद रखनी है। पहले इनवॉइस नंबर होना चाहिए, उसके बाद इनवॉइस की डेट होनी चाहिए, उसके सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी। उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइड की गई हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हो। उसके अलावा जो वैल्यू है सर्विस की वो टैक्स के बगैर और जितना टैक्स लगना है वो भी अलग लिखा हो। और उसके बाद जो टोटल वैल्यू है टैक्स समेत उस सर्विस की वो भी आपने मेंशन करनी है इनवॉइस के ऊपर। उसके बाद सब सेक्शन 2 है जी, द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट specify a format of invoices to be issued by a registered person or class of registered persons। तो यहाँ पे ये है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ख़ास किस्म का फॉर्मेट जो है वो इशू कर सकती है कि डेट कहाँ पे होनी चाहिए, नाम कहाँ पे होने चाहिए, ये एक सारा फॉर्मेट जो है ये अथॉरिटी इशू करेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंड प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर अथेंटिकेशन ऑफ सच इनवाइसेस। और ये जो इनवाइसेस हैं उनकी अथेंटिकेशन के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो भी अथॉरिटी इशू करेगी। कहाँ पे? ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ताकि जो बोगस जो फ्रॉडुलेंट इनवाइसेस हैं और जो ऑथेंटिक इनवाइसेस हैं उनको चेक किया जा सके, ठीक है जी। उसके बाद इसका सब सेक्शन 3 है द अथॉरिटी आर एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द अथॉरिटी इन
this behalf may require a registered person or class of registered person to issue invoices electronically in such manner as may be prescribed. अब ये भी कहा जा सकता है, एक तो है ना उसको हार्ड कॉपी के ऊपर इनवाइस बनाना एक तरीका ये है, फॉर्मेट दे दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अथॉरिटी के पास या अथॉरिटी के किसी भी ऑफिसर के पास जो अथॉरिटी के बिहाफ पे काम कर रहा है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको ये कह सकता है कि आपने जो है ये मैनुअल वर्क नहीं करना, आपने इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पे वर्क करना है। ठीक है, तो ये भी वो ऑर्डर्स दे सकता है, उसके पास ऑर्डर पावर है किसी भी ऑफिसर के पास या अथॉरिटी के पास कि वो इनवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करवा सकती हैं एंड ट्रांसमिट सच इनवाइसेस टू द अथॉरिटी, और वो जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट इनवाइसेस हैं वो अथॉरिटी को भेजी जाएंगी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज द अथॉरिटी में स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन एंड इन द ऑफिशियल गैजेट, और जो भी फिर कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस अथॉरिटी स्पेसिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में उन सब को फॉलो करते हुए आपने इलेक्ट्रॉनिकली इनवाइसेस जनरेट करनी है और अथॉरिटी को सेंड कर देनी है। उसके बाद सेक्शन 31 है जो कि रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक है कि एक जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो भी बिजनेस ऑनर है उसने रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं, ये सारे मामलात इस सेक्शन के अंदर हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट आर रूल्स, या फिर कोई भी पर्सन जिसने टैक्स प्रोवाइड करा मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना है उस बंदे ने शैल मेंटेन एंड कीप एट हिज बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस, उसने क्या करना है कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना है अपने बिजनेस के प्रेमिसेस के अंदर, जो जहाँ पे उसका बिजनेस है उसके अंदर कोई कमरा एक स्पेसिफाई कर ले, या फिर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका कोई ऑफिस रजिस्टर्ड है अपने बिजनेस से बाहर कहीं और जगह, बहुत बड़ा बिजनेस हो तो उसका कहीं ऑफिस और जगह बनाया हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसने अपना जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है। ठीक है जी। अब ये रिकॉर्ड इंग्लिश में भी हो सकता है, इन इंग्लिश और उर्दू, दो लैंग्वेजेस हैं जी, इंग्लिश या उर्दू में आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्सेबल सर्विस इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सर्विसेज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं, जो टैक्सेबल सर्विसेज नहीं हैं, उनका रिकॉर्ड भी लिखा होना चाहिए, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड हो। आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं चाहे वो टैक्सेबल हैं उनका भी रिकॉर्ड, जो नहीं टैक्सेबल उनका भी रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड उसके अंदर लिखा हो। Provided by him or by his agent acting on his behalf in such form and manner as would permit ready ascertainment of his tax liability during a tax period, तो या फिर वो जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड की हैं या उसके किसी भी एजेंट ने सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हों ताकि उनको किसी भी टाइम जो है ascertainment मतलब उसको उसकी जांच पड़ताल की जा सके, उसको ऑडिट किया जा सके, उसको चेक वेरीफाई किया जा सके। ठीक है जी। उसके बाद हैं आगे इसके कुछ क्लासेस। क्लास ए है जी, रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा, उसके उस रिकॉर्ड वाले रजिस्टर के अंदर क्या होना चाहिए कि रिकॉर्ड होना चाहिए सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है उसका रिकॉर्ड, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सर्विसेज, वही बात कि एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी आपने लिखनी है। इंडिकेटिंग द डिस्क्रिप्शन, जो भी सर्विसेज हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिटेल लिखनी है, क्वांटिटी कितनी दफ़ा वो सर्विसेज प्रोवाइड की गई, एंड वैल्यू ऑफ सर्विस, और उस सर्विस की कितनी वैल्यू थी, कितनी अमाउंट थी, पैसा था। उसके बाद नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सर्विसेज वर रेंडर्ड एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज। तो ये नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ जो है जिसको भी सर्विसेज दी गई हैं उसका भी लिखा हो, अपना भी। वो जो इनवाइस में चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड्स वाले रजिस्टर में भी लिखनी है। ठीक है, पहले हमने इनवाइस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि नाम हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ये सारी चीज़ें हो, और जो रिकॉर्ड्स वाला है उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। उसके बाद क्लास बी है जी, रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज, indicating description, quantity and value of goods and services, name, address and registration number of service provider or supplier of goods and the amount of the tax charge।
अच्छा, इसमें एक चीज़ बताई गई है जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, इनको भी कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसका एक होटल है, ठीक है। अब उस होटल की डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए क्या होता है कि कुछ कम्प्लीमेंट्री चीज़ें दी जाती हैं, जैसा कि टॉवल दिए जाते हैं। होटल के अंदर कोई बंदा चेक इन करता है, उसको वाटर बॉटल दी जाती है, उसको साबुन दिया जाता है, कोई और चीज़ कम्प्लीमेंट्री उसको खाना दे दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये साबुन, ये टॉवल, ये खाना, ये सब कुछ जो कम्प्लीमेंट्री दी जा रही हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों को होटल वाले को किसी और से ख़रीदना पड़ता है। तो जब ये किसी और से ख़रीदता है तो इस पे वो टैक्स देता है। तो वो ये जो चीज़ें उसने ख़रीदी हैं इसकी डिटेल भी लिखेगा रिकॉर्ड्स के अंदर, और उस पे जितना उसने टैक्स दिया है वो भी लिखेगा उस रिकॉर्ड के अंदर, और सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी लिखेगा, ठीक है, उसका नाम भी लिखेगा। ये सारी चीज़ें भी उस रजिस्टर के अंदर लिखी होंगी। ये बेसिकली होता क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो टैक्स पे करता है ना इन चीज़ों को ख़रीदने पे, इसकी फिर ये उनसे जो है वो एक्सेप्शन ले लेता है। मतलब ये कि ये टैक्स मैंने पहले ही पे किया हुआ है, ये वो, तो इस तरह फिर वो कुछ ना कुछ फेवर देती है गवर्नमेंट, उसको रिलीज़ देती है उस टैक्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद क्लास सी है जी, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इंडिकेटिंग द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड ऑन द इम्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल है, वो क्या करता है कि किसी को जनाब खाने में कोई जो है वो चाइनीज़ खाने पेश करता है, या फिर कोई ऐसे कॉन्टिनेंटल खाने या कोई ऐसे खाने पेश करता है जिनके लिए आपको वो खानों के जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं या कुछ भी, वो जो नूडल्स वगैरह हैं, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर वो आपने इंपोर्ट की हैं, पाकिस्तान में से नहीं अवेलेबल, तो इस सूरत में आपने उनका रिकॉर्ड भी लिखना है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी लिखनी है, वो कितने की आई हैं वो लिखना है, और उस इंपोर्ट करने पे आपने जितना टैक्स पे किया है वो भी आपके रजिस्टर के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद डी है डबल एंट्री अकाउंट्स। डबल एंट्री अकाउंट्स का आपको पता है कि वो जो डेबिट क्रेडिट वाले अकाउंट्स होने हैं वो भी आपने बनाना है। उसके बाद क्लॉज ई है बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी किस्म का भी बैंक कोई स्टेटमेंट है इस बिज़नेस के रिलेटेड या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो भी आपने रिकॉर्ड्स के अंदर लगाना है। उसके बाद है जी क्लॉज एफ, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। इन्वेंट्री क्या है कि जितना भी सामान आपके पास पड़ा है उसको इन्वेंट्री कहते हैं, उसका रिकॉर्ड। यूटिलिटी बिल्स, जो भी बिल्स यूटिलिटी के आपने पे किए हैं, सैलरी एंड लेबर बिल्स, रेंट डीड्स एंड एग्रीमेंट्स, कोई भी रेंट है, सैलरी है, लेबर बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में आपने देखा कि हर चीज़ का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्लॉज जी है, रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एंड डेली डेक्लरेशंस फाइल्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी किसी किस्म का आपने किसी और लॉ के तहत कोई रिकॉर्ड बनाया है तो वो भी आपने वहाँ पे जो है वो मौजूद रखना है अपने ऑफिस के अंदर। उसके बाद एच है जी, सच अदर रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। ये इनके अलावा कोई और रिकॉर्ड अगर अथॉरिटी कहती है कि ये इनके अलावा कोई और भी चीज़ आपने अपने ऑफिस में एज अ रिकॉर्ड महफूज रखनी है तो वो भी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद है जी सब सेक्शन 2, द अथॉरिटी मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट रिक्वायर आर रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन to declare and use as many number of business bank accounts as may be specified by the authority in such notification to make or receive payments। इसमें क्या है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये नोटिफिकेशन दे के रिक्वायर कर सकती है एक बंदे से कि वो कितने बिजनेस बैंक अकाउंट्स रखे और उनकी डिटेल्स रखे अपने पास ताकि उसको रीचेक किया जा सके, ठीक है। मतलब बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब ये होगा कि उस पे वो अपनी पेमेंट्स लेगा और पेमेंट्स देगा और फिर एट द एंड उस बिजनेस अकाउंट को क्या किया जा सकेगा, चेक किया जा सकेगा उसकी पेमेंट्स वगैरह को। उसके बाद सब सेक्शन 3 है, द अथॉरिटी मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट
specify that any person or class of persons registered under this act shall use such electronic fiscal कैश रजिस्टर्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर्स कोई ख़ास किस्म के रजिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं, मतलब वो फिज़िकल रजिस्टर्स नहीं होते। कोई सॉफ्टवेयर फॉर्म में इस तरह के रजिस्टर्स जो है वो अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। इन सच मैनर एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी उस अप्रूव करेगी वो आपने जो है वो मेंटेन करने हैं। उसके बाद जी है 4 नंबर पे, ठीक है जी, ये वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस भी हो सकती हैं तो रजिस्टर भी हो सकते हैं, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। सब सेक्शन 4 है जी, अथॉरिटी में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर आर सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग आर बिलिंग। अब ये अथॉरिटी के पास एक पावर है कि वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में और कोई ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर आपको प्रेस्क्राइब कर देगी कि ये वाला सॉफ्टवेयर ले लें और इसको यूज़ करते हुए आप इनवाइसिंग भी कर सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड भी मेंटेन होता रहेगा, फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, आप जितने भी टैक्स रिटर्न फाइंड करेंगे वो भी उसके अंदर होगा, एंड फॉर एनी अदर मैटर टू अप्रूव एनी सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग और बिलिंग, या फिर कोई और जो सॉफ्टवेयर किसी भी मैटर के लिए, इनवाइसिंग के लिए, बिलिंग के लिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन और क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन दिस एक्ट। मतलब अथॉरिटी के पास ये एक पावर है कि वो आपको कोई ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर दे इनवाइसिंग के लिए, बिलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। एक ही सॉफ्टवेयर कर दे या हो सकता है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स कर दे, तो वो आपने फिर उसको यूज़ करना है जी। उसके बाद है जी सब सेक्शन 5, द रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। एक रजिस्टर्ड पर्सन है और उसकी कोई कंपनी है और उसकी कंपनी का ऑडिट होता है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, ठीक है जी। शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट। वो जो कंपनीज एक्ट के तहत उसका ऑडिट हुआ है उस ऑडिट की कॉपी भी उसने लगानी है रिकॉर्ड के अंदर, अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर्स सर्टिफाइंग द पेमेंट ऑफ द टैक्स ड्यू। कोई भी टैक्स ड्यू है तो उसकी जो सर्टिफिकेट है, एंड एनी डेफिशिएंसी इन द टैक्स पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर कोई भी कमी कोताही है जो भी उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी वो भी आपने अपने रिकॉर्ड के अंदर लिखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिकॉर्ड्स विच वाज मेंशन्ड इन द सेक्शन 31। अब चलते हैं जी सेक्शन 32 की तरफ, रिटेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। रिटेंशन का मतलब होता है रखना, और प्रोडक्शन मतलब उसको प्रोड्यूस करना जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होगी, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। हमने रिकॉर्ड्स तो बना लिए हैं ना ऊपर रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन में। A person who is required to maintain any record or document under this act shall retain the record and document for a period of 8 years after the end of the tax period to which such records or documentation relate। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो भी हमने ऊपर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिस बंदे ने भी वो रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उन रिकॉर्ड्स को ज़ाया ना कर दे। एक दफ़ा मतलब अगर चेक हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स पीरियड गुजर गया तो अब उन रिकॉर्ड को फारग कर दे, नहीं। उन रिकॉर्ड्स को 8 साल के लिए आपने अपने ऑफिस के अंदर रिटेन करना है। किसी भी वक्त अथॉरिटी जो है आपसे पिछले 8 सालों का या 6 सालों का या 5 सालों का क्या रिकॉर्ड मंगवा सकती है। तो ये जो 8 साल लिमिट है ये आपने याद रखनी है कि 8 साल के लिए एक अकाउंट जो है वो रखा जाएगा। फॉर द टैक्स पीरियड बिफोर जुलाई 2022 एंड 6 years from the end of the financial year to which such records or documents relate for the tax period after। अच्छा, ये एक चीज़ उन्होंने थोड़ी सी एक्सेप्शन हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो रिकॉर्ड्स 2022 से पहले के हैं उनके लिए 8 साल है, और जो 1 जुलाई 2022 के हैं 22 के बाद हैं उनके लिए 6 साल है, ठीक है। मतलब 6 साल के लिए उन्होंने रिकॉर्ड रखना है। Or till the final decision in any proceedings including proceeding for the assessment, या फिर क्या है कि कोई भी प्रोसीडिंग की कोई डिसीजन फाइनल नहीं आया तो तब तक वो क्या होगा, उसको असेसमेंट का, अपील का, रिवीजन का, रेफरेंस और पिटीशन विच एवर इज लेटर। तो जो भी फॉर एग्जांपल 6 साल आपने रिकॉर्ड रखना था लेकिन आपकी कोई
असेसमेंट चल रही है, अपील चल रही है, रिवीजन चल रही है और 6 साल से ऊपर हो गया, तो आपने उस टाइम को जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आता उसको भी उसके अंदर इंक्लूड रखना है और इस तरह वो 6 साल तब जाके मुकम्मल होंगे। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। A person who is required to maintain any record or documents under this act or any other law, जो भी पर्सन जिसको कहा गया कि मेरा पुत्र आपने रिकॉर्ड रखना है या डॉक्यूमेंट रखने हैं, shall as and when required by an officer are not below the rank of assistant commissioner, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब उससे ये रिक्वायर कर सकते हैं, मांग सकते हैं, प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स विच आवर इन हिज पोजीशन और कंट्रोल आर इन द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ हिज एजेंट। तो जिस बंदे को भी ये ड्यूटी दी गई थी कि आपने रिकॉर्ड रखना है, तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब या इससे ऊपर वाला कोई रैंक आ सकता है और वो आपसे कह सकता है कि मेरा पुत्र जाके जो रिकॉर्ड आपने रखे हुए हैं वो उठा के लाएं, हमने चेक करने हैं। ठीक है जी। अब ये डायरेक्ट वो पर्सन भी हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है, कोई भी बंदा जो भी इस काम को सर अंजाम दे रहा था रिकॉर्ड्स रखने वाले को, उससे ये ऑर्डर दिए जा सकते हैं। एंड वेयर सच रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैव बीन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली उसको स्टोर किया गया है, ही शैल अलाउ टू सच ऑफिसर फुल एंड फ्री एक्सेस, वो ऐसे ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर साहब या इससे कोई भी बड़ा ऑफिसर आ जाता है तो उसको फुल एक्सेस देगा कि आए भाईजान आप चेक कर लें। एंड यूज़ ऑफ सच डाटा फॉर एनी मशीन ऑफ एनी मशीन, तो वो जो मशीन उसके पास कंप्यूटर या कोई भी चीज़ पड़ी है तो उसका सारा एक्सेस देगा, वो उसको देख सकता है, चेक कर सकता है, सारा कुछ उसके अंदर से जो है वो उसको जो रिक्वायर है वो ले सकता है। उसके बाद चलते हैं जी। अच्छा, ये था आपको पता चल गया रिटेंशन के रखता कौन है, 8 साल के लिए रखता है। उसके बाद अगर प्रोडक्शन करनी पड़ती है, मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब मांग लेते हैं तो उसको देना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद 33 है सेक्शन जो कि ऑडिट प्रोसीडिंग्स के बारे में है कि ऑडिट कैसे होगा, चेक उसकी वेरिफिकेशन, उसको चेक कैसे किया जाएगा। एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द अथॉरिटी, एक ऑफिसर आएगा जिसको अथॉरिटी ने ऑथोराइज किया होगा, उसको पावर दी होंगी, और द कमिश्नर या फिर कमिश्नर साहब खुद आ जाएंगे। मे ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न आर रिटर्न सबमिटेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन आर रिकॉर्ड्स मेंटेन, तो वो क्या करेगा कि जो भी रिटर्न आपने दिए हुए हैं, सबमिट किए हुए हैं और जो रिकॉर्ड्स आपने रखे हुए हैं, आर ऑब्टेन्ड अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ सच पर्सन। ठीक है, वो क्या करेगा कि आपके रिकॉर्ड्स का, आपके जो रिटर्न्स है, उन सब चीज़ों का क्या करेगा, आके ऑडिट कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको वेरीफाई चेक कर सकता है। ठीक है जी। कौन? कमिश्नर साहब या कोई भी ऑफिसर जिसको अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। अब चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। इन केस द अथॉरिटी और द कमिश्नर हैज़ एनी इंफॉर्मेशन showing that any registered person is involved in a tax fraud or evasion of the tax, अगर अथॉरिटी या कमिश्नर साहब को ये पता चल जाता है कि ये जिसकी हम ऑडिट करने लगे हैं ये बंदा तो फ्रॉडिया है या फिर इसने कोई टैक्स में गड़बड़ की है, इट आर एज द केस में बी ही मे ऑथोराइज एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, तो ये कमिश्नर साहब या अथॉरिटी क्या करेगी, असिस्टेंट कमिश्नर को ऑथोराइज करेगी टू कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करेगा, इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्या होती है? जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, ये बेसिकली कोई पुलिस ऑफिसर या फिर इस तरह का कोई जो ऑफिसर अथोराइज्ड होता है ये बंदा करता है और ये एविडेंस कलेक्ट करता है, और इंक्वायरी के अंदर बेसिकली उन एविडेंस को काउंटर चेक किया जाता है, उनकी एग्जामिनेशन की जाती है कि ये एविडेंस ठीक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्म की जाएंगी जिसके ऊपर आपको शक है कि फराडिया है या इस तरह का कोई उसने टैक्स के अंदर जो है घपला मारा है। विच मे और मे नॉट बी इन एडिशन टू एनी ऑडिट कैरिड आउट फॉर द सेम पीरियड। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पीरियड के लिए जो है वो ऑडिट किया जा रहा है उसी पीरियड का, नहीं हो सकता है कि उनको 2023 का ऑडिट कर रहे थे और उनको पता चल गया कि 2022 या 21 में कोई घपला हुआ है या इन्वेजन हुई है, तो उसका भी वो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी सब सेक्शन 3 की तरफ।
वेयर द ऑफिसर इज टू कंडक्ट एन ऑडिट अंडर सब सेक्शन 1। अब ये जो ऑडिट ये हमने पढ़ा था ना, कमिश्नर साहब ऑडिट या ऑफिसर कर सकते हैं। ही शैल इशू अ नोटिस ऑफ ऑडिट। वो पहले एवं चाल अंदर किसी के बिजनेस में घुस के ऑडिट नहीं शुरू कर देंगे, पहले वो एक प्रॉपर तमीज़ से कोई नोटिस देंगे कि हमने भाईजान ऑडिट करना है, तैयार हो जाए। टू द पर्सन इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ द ऑडिट प्रोसीडिंग्स, कि आपके खिलाफ ऑडिट प्रोसीडिंग्स होने लगी हैं तो तैयार होशबार हो जाएं जी। एंड डायरेक्ट हिम टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, और उसे कहेंगे कि आपने जो हमने ऑडिट के लिए हमें फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये तैयार करके रखें। विच सच ऑफिसर में रिक्वायर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। ठीक है जी, ये ऑडिट करने का तरीका है जी। ऑडिट आपने एवं किसी के दुकान में बढ़ जाना और किसी के बिजनेस में घुस जाना और जाके कहना कि हाँ भाई ले आओ हर शे ऑडिट करिए, ऐसे नहीं होता। ऑडिट में सबसे पहले आप एक नोटिस सर्व करेंगे उस बिज़नेस वाले को, और नोटिस सर्व करने के बाद उस नोटिस में लिखा होगा कि हमने फ़लाँ चीज़ें हमें चाहिए, ये रिकॉर्ड्स चाहिए, ये रजिस्टर्स चाहिए, ये डाटा चाहिए, ये सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं ये चाहिए। ठीक है, ये सारा कुछ ताकि वो प्रिपेयर करके रखेंगे और आप फिर जाके उस पर प्रॉपर तरीके से तमीज़ के साथ ऑडिट कर लेंगे। उसके बाद जी है जी सब सेक्शन 3A, द ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर सब सेक्शन 1। ये जो ऑफिसर ऊपर ऑथोराइज्ड होगा, जैसा कि हमने ये पढ़ा था ना, ये कमिश्नर साहब या फिर कोई भी बंदा, मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक्स। ये इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता है अगर उसका दिल नहीं कर रहा है यार बिजनेस पे जाने के बाद धूप है, ये कोई ऐसा इशू है, मतलब कोई भी इशू हो सकता है, तो वो वीडियो लिंक के थ्रू भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई इस तरह को वीडियो लिंक सेंड करेगा कोई, ठीक है, और वहाँ पे वो ऑडिट कर सकता है। एनी अदर फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, या फिर कोई और तरीका जो है नोटिफाइड कर देती है अथॉरिटी के, इस तरीके से भी ऑडिट हो सकता है, तो वो उस तरीके से भी ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है दी ऑफिसर शैल कंडक्ट ऑडिट एंड इशू एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन। अब वो ऑडिट करेगा और अपनी ऑब्जर्वेशन के ऑडिट में उसने क्या क्या फाइंडिंग्स की हैं वो लिखेगा। और ऑब्जर्वेशन पॉइंटिंग आउट द कंट्रावेंशंस ऑफ दिस एक्ट, तो वो सारी चीज़ें अपनी लिखेगा। और द रूल्स एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेडेड आर शॉर्ट पेड, तो कोई भी इस एक्ट के तहत कोई चीज़ फॉलो नहीं की गई तो वो भी अपने ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर वो लिख देगा। ठीक है, या फिर कोई टैक्स की अमाउंट शॉर्ट पेड है, थोड़ी पे की गई है, या कोई गपला शपला मारा गया है, तो वो चीज़ें भी लिखेगा। एंड द रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज, 21 दिन का टाइम है जी रजिस्ट्रेशन पर्सन के पास, ऑफ द रिसीट, जब वो उसको रिसीट मिल जाएगी ऑडिट की, ऑफ द ऑडिट ऑब्जर्वेशन सबमिट हिज रिप्लाई इन राइटिंग। ठीक है जी, हुआ क्या है कि ऑडिट ऑफिसर साहब आए हैं, उन्होंने ऑडिट कर ली है, कोई उनको कोई मसला मसाइल नज़र आया है, कोई ऐसी चीज़ जो आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई आपने घपला मारा है, कोई टैक्स इन्वेजन किया है, कोई आपने जो है वो शॉर्ट पे थोड़ा टैक्स पे किया है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि 21 दिन का आपके पास टाइम है, वो आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी और 21 दिन में आपने वो जो है वो जवाब देना है, रिटर्न जवाब देना है जी। इफ़ नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड, आपने 21 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपने कहा खैर है, ठीक है जी, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और द रिप्लाई फर्निश्ड बाय द रजिस्ट्रेशन पर्सन इज़ फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, या फिर आपने कोई हमें चवल सा रिप्लाई दिया जिससे जो अथॉरिटी है या कम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए। ठीक है, कि आपने कोई अच्छी रीज़न या आर्गूमेंट ही नहीं दिए। द ऑफिसर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। अब उसके बाद क्या होगी, ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी। ठीक है, पहले ऑडिट ऑब्जर्वेशन इशू होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी, एन इशू एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसका टाइम है 21 डेज। उसके बाद क्या होगी जी, ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ द टैक्स और चार्ज दैट हैज़ नॉट बीन लेविड और हैज़ बीन शॉर्ट लेविड और एनी अदर वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल। अब आएगी जी ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी होंगी कि भाईजान आपने 16% टैक्स लगाना था, आपने तो 14% लगाया, क्यों लगाया। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने जो है वो कोई चीज़ें कम लिखी हैं या कोई आपने घपला शपला मारा है, तो ये सारी वायलेशंस उस रिपोर्ट के अंदर लिखी होंगी, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट
अंडर दिस सेक्शन ऑडिट हो गया जी, आर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर रूल एन ऑफिसर हैविंग pecuniary jurisdiction in terms of section 60 shall if required pass an order। अच्छा ये सारा काम हो गया जी, ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई, ऑडिट ऑब्जर्वेशन पहले आई, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आई, उसके बाद ऑफिसर जो है वो ऑर्डर पेश कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है डिटर्मिनिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ द पेएबल टैक्स। जितनी भी अमाउंट पेएबल है, टैक्स है, करेक्ट अमाउंट को उस ऑर्डर के अंदर चार्जिंग डिफॉल्ट सरचार्ज एंड इम्पोजिंग अ पेनल्टी। फिर क्या होगा कि जनाब उस बंदे के ऊपर एक पेनल्टी लगाई जाएगी और जो सरचार्ज है, डिफॉल्ट सरचार्ज के उसने टाइम पे ये काम गलत क्यों किया, अब इतना टाइम गुजर गया तो उस हिसाब से उस पर एक्स्ट्रा फाइन लगाया जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है जी। अब ऑडिट का आपको पता चल गया, पहले ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आएगी और उसके बाद क्या होगा जी, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जाएंगी। नॉटविथस्टैंडिंग द पेनल्टीज प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 48। अच्छा, सेक्शन 48 में जो पेनल्टीज़ बताई गई हैं उसके अलावा, उसके बावजूद और कौन सी हैं जी? क्लास 1 है, इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन विशेज टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड आर इवेडेड अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज वॉलंटरीली। अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके खिलाफ वो जो इशू बना है ऑडिट के दौरान और वो अपनी अमाउंट जो उसने कम पे की है या जो घपला छपला मारा है और उसके साथ जो उसको फ़ाइन लगा है, वो सारी चीज़ें जो है वो खुद जाके वॉलंटरली क्या करता है, पे करता है। वैन यूर इट कम्स टू हिज नोटिस, जब भी उसको पता चला, ही मे बिफोर रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ ऑडिट, तो ऑडिट के नोटिस से पहले file a revised return and may deposit the amount of tax short paid or evaded along with default surcharge, in which case no penalty shall be recovered from him। तो ये एक रजिस्टर्ड पर्सन को फेवर दी गई है कि ऑडिट के नोटिस से पहले अगर उसको जब पता चल गया है तो वो अपनी सारी जो उसने कमियां कोताहियां थी और उसका जो सरचार्ज है, एक्स्ट्रा फाइन है, वो सारा कुछ पे कर देता है। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है जी, सिंपल बात ये है। उसके बाद क्लास बी है, इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन विशेज टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड आर इवेडेड अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट सरचार्ज ड्यूरिंग द ऑडिट, और ऑडिट के दौरान अगर वो पे करना चाहता है, आर एट एनी टाइम बिफोर इशुएंस ऑफ द शो काज नोटिस इन ल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो होता क्या है कि वो शो का, अगर किसी को ऑडिट रिपोर्ट से पहले कोई शो काज नोटिस, इन लीव का मतलब होता है कि बजाय, मतलब ऑडिट रिपोर्ट की बजाय पहले उसको शो काज नोटिस दे दिया गया है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सबमिट करवा देता है, ही मे फाइल अ रिवाइज रिटर्न एंड मे डिपॉजिट द शॉर्ट पेड और इवेडेड अमाउंट ऑफ द टैक्स default surcharge under section 49 and 20% of the penalty payable under section 48। तो 20% जो है वो उसके ऊपर पेनल्टी 48 के तहत लगनी थी, उसका 20 अगर उसको शो काज नोटिस आ गया है ऑडिट रिपोर्ट से पहले, ठीक है जी, तो फिर उसने अगर वो पे करना चाहता है तो वो पे कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो पेनल्टी लगनी थी उसका सिर्फ 20% देगा। In which case the show cause notice in lieu of the audit report shall not be issued in the matter। तो show cause notice जो है वो ऑडिट रिपोर्ट की बजाय नहीं, show cause notice अगर ऑडिट बजाय दिया गया है, नहीं दिया गया तो फिर इस मैटर में जी। तो उसके बाद चलते हैं क्लॉज सी की तरफ। If a registered person wishes to deposit the amount of the tax short paid or evaded along with the default surcharge after issuing of show cause notice, अगर शो काज नोटिस आ जाता है, ऊपर तो शो काज नोटिस नहीं था ना, अब शो काज नोटिस आ जाता है, he may file the revised return and may deposit the short paid or evaded amount of tax। वो अपने सारी लाइबिलिटीज़ जो है वो पे कर सकता है डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ अंडर सेक्शन 49 एंड 50% ऑफ द पेनल्टी पेएबल अंडर सेक्शन 48 जो है वो उसने देनी है। देयर आफ्टर द शो काज नोटिस शैल अबेट।
अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपने समझ लेनी है कि अगर शो काज नोटिस आ जाता है, शो काज नोटिस होता क्या है कि भाई किसी ने घपला किया था, आप उसको नोटिस देते हैं कि भाईजान आके इसकी आप काज बताएं, शो काज, अपनी वजह बताएं कि क्यों किया है। ठीक है, अगर आपको आ गया है और उसके बाद आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, सरचार्ज भी डिपॉजिट करेंगे जो एक्स्ट्रा फाइन आपको लगा है, और जो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है 48 के तहत, अभी आगे हम 48 पढ़ेंगे, उसमें पेनल्टीज का जिक्र होगा, तो उसके तहत आपके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, जो आपके ऊपर फाइन लगता है, जो सज़ा होनी थी, उसका 50% भी आप पे करेंगे। फुल पेनल्टी नहीं होगी, 50% हो जाएगी। देयर आफ्टर द शो काज नोटिस शैल अबेट, और जो शो काज नोटिस है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जी 34, स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ये कोई स्पेशल ऑडिट्स भी हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आएंगे, सीए वाले, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट साहब आ जाएंगे। द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के अथॉरिटी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकती है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 के तहत, और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या फिर पूरी एक फर्म को, और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्ट 1966 है। और अ फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल को भी किसी को अपॉइंट कर सकती है अथॉरिटी। और अ पर्सन और अ फर्म हैविंग एक्सपर्टीज इन फोरेंसिक ऑडिट, या फिर कोई भी पर्सन या फर्म जिसका फोरेंसिक ऑडिट के अंदर कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, फॉर कंडक्टिंग अ स्पेशल ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट आर बोथ ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो कोई स्पेशल ऑडिट करना था या फोरेंसिक ऑडिट करना था, तो ऐसी सूरत में क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हायर किया जा सकता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय अ ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 39। अब ये जो ऑफिसर आगे जाके हम सेक्शन 39 में पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट की जाते हैं ऑडिट के तहत। उसके बावजूद उन ऑफिसर्स के अलावा द अथॉरिटी और अ कमिश्नर में डायरेक्ट एंड ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1। तो ये वाले जो ऑडिटर्स हैं, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, इनको भी कमिश्नर या अथॉरिटी जो है अपॉइंट कर सकता है टू ऑडिट द रिकॉर्ड ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सेम पीरियड। उसी पीरियड के लिए उसका रिकॉर्ड जो है उसको ऑडिट किया जाएगा, उसको वेरीफाई और चेक किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 3 की। एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1, जो ऑडिटर वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट हमने पढ़े हैं, फर्म है या फिर सिंगल पर्सन है, शैल हैव सच पावर्स ऑफ एन ऑफिसर, उनके पास वो पावर्स होंगी, एज मे बी कन्फर्ड बाय द अथॉरिटी, जो पावर्स उसको अथॉरिटी देगी, टू सच एडिटर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर रूल्स। तो इस एक्ट के किसी भी रूल्स के तहत कोई जो किसी ऑफिसर को पावर दी गई हैं, वो ऑफिसर वाली पावर जो है वो उस ऑडिट ऑफिसर को भी दी जा सकती हैं। तो ये देगा कौन? अथॉरिटी देगी। उसके बाद 3A है, द अथॉरिटी मे रिक्वायर दैट सच ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटी एज द अथॉरिटी मे नॉमिनेट शैल बी एसोसिएटेड इन स्पेशल ऑडिट। तो ये जो अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटी उनको नॉमिनेट करेगी और उनको स्पेशल ऑडिट के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, एसोसिएट किया जाएगा। आर द फोरेंसिक ऑडिट कंडक्टेड अंडर सब सेक्शन 1 and the authority may also get the special audit or the forensic audit conducted jointly with similar audit of a registered person। तो हो सकता है कि वो फोरेंसिक ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर दोनों करवा सकते हैं। तो ये अथॉरिटी के पास जो पावर है कि वो दोनों करवा ले, अलग अलग करवाए, जैसे भी करवाए। Being conducted by FBR and any other provincial administrative of sales tax on services। तो FBR जो है वो अगर करती है तो वो भी हो सकता है, और उस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी करवा सकती है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन और सेक्शन 33। इस सेक्शन का के लिए और सेक्शन 33 के लिए
द ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ टैक्स अफेयर्स, जितने भी टैक्स अफेयर्स हैं उनका ऑडिट किया जाएगा, ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स। ठीक है जी, इस एक्ट के तहत और रूल्स के तहत जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके रिकॉर्ड्स का, उसके टैक्स अफेयर्स का, इन सारी चीज़ों का ऑडिट किया जाएगा। तो ये था जी चैप्टर नंबर 5। आई होप कि ये आपको आसान सा चैप्टर था, अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। थैंक यू जी।